यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के क्लास 9 के बुक के सॉल्यूशन को, एक्सरसाइज 1A को देखेंगे। आइए बच्चों, यदि आपने इससे पहले वाले बेसिक की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए कि 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक संख्या लिखिए। तो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20 और 40 के बीच क्या, कौन सी संख्या, सम संख्या लिखना है। तो इनके बीच कह रहा है ना बेटा, बीच में क्या क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 22 आएगा, कॉमा 24, 26, 28, 30, 32, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, 34, 36, 38, इतनी संख्याएँ आएंगी इनके बीच में। ठीक है, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं कि 20 और 40 के बीच जो सम संख्याएँ हैं वो ये है। ठीक है, चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक संख्या लिखिए, मतलब अभाज्य संख्या बनाना है। तो 1 से 10 तक अभाज्य संख्या क्या होती बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे 1 से ना 1 हो गई, ठीक है, 1 से 10 तक, तो एक जो कि कॉमन होता है अगर देखा जाए तो एक ना लेके 1 से 10 के बीच लेना ना, तो 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है, और 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और 9 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा। ठीक, ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा सवाल में, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सवाल नंबर में कह रहा है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो बेटा 2a+1 का क्रमानुयायी अगर पूर्णांक निकालना है, क्रमानुयायी पूर्णांक अगर निकालना है बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इसी नंबर में एक जोड़ दो, इसी नंबर में एक जोड़ दो, आ जाएगा। क्या नंबर है, 2a+1 में ये एक संख्या थी, इसी में 1 ऐड कर दो, जब ब्रैकेट हटाओगे तो आएगा 2a+1 तो हो जाएगा 2a+2। तो ये संख्या आ जाएगी, जो भी संख्या हो उसमें एक जोड़ दिया करो, क्रम के अनुसार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथे नंबर सवाल में, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो बच्चों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम इसको हम कैसे बताएंगे, आपको पता है जो भी नंबर है योगात्मक प्रतिलोम में वहाँ पर माइनस लगा देना। तो इसका आंसर आ जाएगा -2/3। जो भी अंक दिया जाए उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सवालों को हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो बच्चों -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम। तो बच्चों इसमें ये है, जो भी नंबर है गुणात्मक में वही चीज़ को, अब हम देखिए इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना। देखिए बेटा, जब कुछ नहीं होता नीचे 1 होता है, हर को अंश में कर दो, अंश को हर में कर दो, तो माइनस लगा रहने दो, 1/5 हो जाएगा। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए इसके बाद हमें ये देखना है, नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि P+Q और P-Q का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो आप समझिए P+Q का योगात्मक जो प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम वो क्या होगा, वो होगा माइनस लगा के, हमने बताया था ना बच्चों आपसे कि माइनस लगा के आप उसी संख्या को पूरा नोट कर लो, माइनस लगा तो ये आंसर हो जाएगा, यही तो बताया था। उसके बाद हमें चाहिए P-Q का
युगात्मक प्रतिलोम, इसका क्या होगा, इसमें भी माइनस लगा देना आप, P माइनस Q ऐसे हो जाएगा। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। x के किस मान के लिए 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। बच्चों इसमें x की वैल्यू निकालना है, आपको दिया है, क्या दिया है, 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। यहाँ पर बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस 5 को ऐसे लिख देना, तो ब्रैकेट के जो अंदर है पहले उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 बराबर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा वही है, तो 5 तिहाई 15 इंटू एक्स। अब एक काम करिए बच्चों, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 पंचे 30 या 5 छक 30, 30 बराबर 15 और एक्स लिख सकते हैं। इसको बटे में लगा दो, क्योंकि जब कोई चीज़ इंटू में है, इंटू में तो इधर जाएगा डिवाइड में, और प्लस में होगा तो इधर माइनस में आएगा, तो ये बटे में चला जाएगा, तो 30 बटे 15 आ जाएगा। याद रखना बच्चों, अगर यहाँ प्लस होता तो इधर आके माइनस में चला जाता, अगर गुणे में होगा तो बटे में चला जाएगा। तो इसी को हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 30 बटे 15। तो आप इसमें भाग दे दो 30 में 15 का, 30 में भाग दे दो 15 का, तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, तो पूरा पूरा कट गया बच्चों, तो आंसर आ गया 2। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। स्वयं का योज्य प्रतिलोम, तो बच्चों शून्य संख्या ऐसी है, शून्य। कौन सी संख्या बच्चों, शून्य। तो आप लिख देना, शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, आइए लिख दे रहे हैं, शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, प्रतिलोम है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर में, कह रहा ए अगर सम हो, ये क्या है, सम है, तो कह रहा बताइए कि जो ये संख्या है a-1 और a+1 ये सम है या विषम है। ये कह रहा है ये सम है या विषम है, हमें ये बताना है। तो बच्चों आपको बता दें, किसी भी संख्या में बहुत ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों इस सवाल में एक काम करिए, ए के पोजीशन पे कोई एक सम संख्या रख दो, तो ए के पोजीशन में 2 रख दे, 2 एक सम संख्या है। क्या बच्चों सम है कि नहीं, रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो 2-1 और 2+1, तो कितना होगा, 2 1 से एक जगह 1 आएगा, और गुणे लगा देंगे, 2 1 3, तो 3 1 कम 3। 3 क्या है बेटा, विषम संख्या है। क्या है, विषम। इसका मतलब बेटा कि a-1 और a+1 क्या होगा, एक विषम संख्या है। क्या बच्चों, विषम संख्या। याद रखिएगा, जब ए कह रहा सम है तो आपको एक सम संख्या मान के इसको रख के कैलकुलेट कर लेना है, और जो भी हला है वो एक विषम संख्या है, तो लिख देना यह विषम संख्या है। ठीक है बच्चों। 10वां नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 10वां नंबर सवाल, कह रहा संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो बच्चों एक आपको संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले एक हम लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक हमने लाइन खींच दिया। अब हम इसमें कुछ नंबर लिखने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ माइनस से चालू कर रहे हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11। ऐसे ही हमने 11 तक के नंबर खींच दिए हैं, और अब अगर चाहे बढ़ा सकते हैं 12, फिर 13 मतलब 13, ऐसे नंबर होगा।
तो इसमें आपको क्या क्या प्रदर्शित करना, पहले ये देखिए सवाल में क्या क्या कह रहा है। सवाल पढ़िए, कह रहा 5 और 7। तो बच्चों देखकर ध्यान से देखिए, 5 और 7 कह रहा है ना, तो यहाँ से अगर हम चालू करें तो 5 जो है यहाँ तक हो जाएगा, और 7 की बात अगर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 12 तक होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 7 होगा मेरा। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर देखें टोटल 7 5 12 होगा, तो टोटल 12 ही तक तो जाएगा बच्चों। तो ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो चुका है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। तो यहाँ लिख सकते हो 5 + 7 = 12। तो बेटा वो को 12 निरूपित करेगा। ठीक है, यहाँ तक निरूपित करेगा, नोट कर लो। बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। निम्न लिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है अथवा कौन से असत्य। कह रहा है 2 धन अभाज्य का गुणन, पूर्णांकों का जो गुणन होता है वो सदैव अभाज्य होता है। तो आप 2 कोई अभाज्य संख्या मान लो, 2 अभाज्य संख्या, 1 मान लो, 2 मान लो, 1 3 मान लो। भाई इनका गुणा करके देखो, 2 × 3 6 आया। क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या यह अभाज्य है? बताओ बच्चों, नहीं है। 6 तो क्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग 11 3 का भाग है, तो नहीं। तो ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। तो पहला वाला क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, मतलब असत्य हो गया। ठीक है, अब आइए बच्चों बी नंबर पढ़ते हैं। बी नंबर में क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो इसमें भी 2 अभाज्य मान लो भाई, 2, 3। अब इनका योगफल आइए देखते हैं कि इनका योग क्या होता है। 2, 5 और 2, 3, तो इसमें आ रहा है 5। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है, इसमें मान लो 5 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये अभाज्य आ गया। क्या आ गया, ये अभाज्य तो आ गया। यहाँ पर 5 एक अभाज्य संख्या है। चलो एक काम करो, इसके बाद हम 5 और 3 ले रहे हैं भाई। 3, 5 मान लिया, 5, 3 या 3, 5 दोनों अभाज्य संख्या है। तो अगर हम ये ले लें तो 8 आ रहा, तो आज एक भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई बेटा, भाज्य। देखिए ये यहाँ पर भी क्या हो रहा, रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ भी ए भी असत्य हो गया, कट गया। क्या लिखोगे, असत्य। क्योंकि बेटा ये सभी संख्या के जो है अभाज्य जो है, सबका ही योगफल अभाज्य कह रहा है, लेकिन सभी कहाँ हो रहा अभाज्य, एक तो भाज्य हो गया, 8 आ गया, इसका मतलब ये असत्य है। तो चलिए बच्चों सी नंबर भी देखते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई 2 ऋण पूर्णांक है, तब ए + बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। सही बात है। कह रहा है ए + बी, मान लिया ए मान लिया -2 है, ठीक है, और बी मान लिया -3 है। तो ए + बी एक ऋणात्मक ही होगा। देख लो -2 और बी का मान रखेंगे 3 2 5। देखिए ये भी तो माइनस में ही आ रहा बच्चों। ठीक, कोई भी नंबर हो ये, इसका मतलब बेटा ये सत्य है। पहला क्या है, सत्य है, क्योंकि ये भी एक क्या है, ध्यान से देखो, यह एक ऋण पूर्णांक है। क्या है ये, यह एक ऋण पूर्णांक है। ठीक है, इसका मतलब ये एक सत्य हो गया है। तो इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 12वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है ए जो है एक धन पूर्णांक है। ये क्या बच्चों, धन पूर्णांक है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा दिखाइए ये जो संख्या ये 24 से भाज्य है। मतलब हमें दिखाना है a, a+1, a+2 और a+3 किससे भाज्य बेटा, ये जो है 24 से 24 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, मतलब पूर्ण तरह से भाज्य है। तो एक काम करिए, आप a बराबर कोई एक पूर्णांक ले लो। a बराबर मान लो हम 1 ले रहे हैं, या 2 लेना चाहो 2 ले लो। 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, क्योंकि धन पूर्णांक में क्या आता है 1 2 3 4 5 सब आता रहेगा। 0 भी होगा इसमें, ठीक है, और माइनस भी होगा, क्योंकि धन पूर्णांक कह रहा है तो इसलिए हमने प्लस वाला केवल लिया है। ठीक है ना, ये ले लिया, इसमें धन ऋण माइनस सब होगा। तुमने धन ले लिया, तुमने 2 ले लिया। आप यहाँ पर 2 रख लो बेटा, 2 एक ही जगह 2 रखो। ठीक है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 2 रख के देख लो, पता चल जाएगा 2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 2 बेटा, ब्रैकेट में आएगा 3 और ब्रैकेट में आएगा 4 और ब्रैकेट में आएगा 5।
सबका गुणा कर लो, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 ना कितना आएगा बच्चों, 2 तिहाई 6 चौको 24, 24 पंचे, ठीक है बच्चों, 24 पंचे 120 कितना आ जाएगा, 120 आ रहा। अब आइए देखते हैं 120 में 24 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 120 में बेटा 24 का भाग चला जाएगा 5 बार में, क्योंकि 24 पंचे 120 होगा, पूरा पूरा ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि 24 से ये संख्या क्या है, भाज्य है। ठीक है, नोट कर लो। तो बच्चों इसका एक तरीका और भी है, दूसरा तरीका ये देख लेते हैं, जिसे हम लोग बोलेंगे सेकंड मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड मेथड। तो ये सेकंड मेथड का क्या है, देखिए अगर आप 4 क्रमागत संख्या कोई लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिख लिया एक a+1, दूसरा a+2 और a+3, अगर कितने हो गए 1 2 3 4, तो अगर 4 क्रमागत संख्या तो वो 4 से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा बेटा, 4 से भाज्य होगा, 110% होगा। ना यकीन हो तो कोई आप 4 संख्या क्रम में लिख के देख लो, इसमें 4 का भाग चला जाएगा, कोई संख्या। जैसे हमने लिए 1 2 3 4, देखो 4 का भाग जा रहा ना, अगर सबका गुणा करोगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, अब इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 से चला गया कि नहीं, चला गया ना। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 14, इसमें भी आप 4 का भाग देंगे तो आराम से चला जाएगा। ठीक है, कोई भी आप क्रम में 4 संख्या लिखोगे 4 से भाग होगा। ऐसे ही कोई 3 में लिखोगे 3 से भाग होगा। अगर कोई आप 3 क्रमागत लिख रहे हो केवल इतना, ठीक है, तो वो 3 से भाज्य होगा। किससे होगा, 3 से भाज्य होगा, समझिएगा मेरा। आप कोई अगर 2 संख्या लिखोगी आप तो किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, किससे, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 से भाज्य होगा। तो इन तीनों का गुणा करें, अगर 1 संख्या लिखेंगे तो भाई ये 1 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, भाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे, चारों का गुणा करें। अगर क्या करें, गुणा करने से जैसे जो सबसे भाग है ना, अगर इन चारों का गुणा करें तो देखो 24 अगर आ जाता है तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अतः बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, गुणा करो 4 3 12 दूनी 24, 24 आ गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 24 से भाज्य होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 24 से पूर्ण भाज्य होगा, पूर्ण क्या होगा, पूर्ण विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। नोट कर लो बच्चों, कैसा लगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम 13 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल, कह रहा है ए जो है सम है। ये क्या है बेटा, एक सम है। कह रहा ना ए एक सम धन पूर्णांक है और वी जो है एक विषम धन पूर्णांक है, मतलब वी जो है वो विषम संख्या है। क्या है, विषम है। तो कह रहा है इनमें से ये पहचानो कौन कौन सी संख्या सम है, कौन कौन सी विषम है। ए स्क्वायर, वी स्क्वायर, a+b, ए गुणे बी, a+1, ठीक है, v+1। इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सम है कौन सा विषम है। तो एक काम करो, आप क्या करिए, सभी संख्या को उठाओ, ठीक है, अब इसको कोई सम मान लो। हमने 2 मान लिया, 2 एक सम संख्या है, और b को मान लो कोई एक विषम संख्या 3 मान लो। भाई a हमेशा सम है तो सम 2 मान लिया, b विषम मान लिया। अब कोई एक संख्या उठाओ, a स्क्वायर उठा लिया। अब a का मान क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4। तो 4 क्या है, सम संख्या है, सम है ना, इस वजह से a स्क्वायर क्या हो गया, सम हो गया। a स्क्वायर क्या हो गया, सम हो गया। तो इसकी तो पहचान हो गई ना। अब आप एक काम करिए, आप दूसरी वाली संख्या को उठाइए किसको, वी स्क्वायर। वी का मान कितना है, 3 का। 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 3 त्रिका 9। 9 क्या है बेटा, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो ये भी, इसकी भी पहचान होगी, ये विषम है। ठीक है, चलिए वी स्क्वायर क्या है, विषम है। तो क्या लिखोगे बेटा, वी स्क्वायर क्या है, विषम है। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सी संख्या उठाएंगे, a+b। ठीक है, ए का मान कितना बच्चों, ए का मान है 2 और बी का मान है 3, कितना आ गया, 5।
ये भी एक विषम संख्या है बच्चों। क्या है? विषम। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? ए प्लस बी क्या है? विषम है। चलो उसके बाद बच्चों आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद ये बताइए ए गुणे बी, ठीक है। मान रखो बेटा, ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना माना है? 3। यहाँ रख दिया तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। 6 एक सम संख्या है। क्या है बच्चों? सम संख्या। तो इससे परिभाषा आप दे सकते हैं, कभी भी एक सम एक विषम संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। तो ए गुणे बी क्या है? सम संख्या है, ठीक है। क्या है? सम है। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट मेरा है वो है ए प्लस 1। आइए पहचानते हैं सम है कि विषम है। ए की जगह क्या मान है? 2। तो लिखो 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 2 और 2 एक 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए प्लस 1 जो है वो सम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जैसे ही एक मेरे पास है वी प्लस 1, तो वी कितना है बच्चों मेरे पास? वी हमारे पास 3 है और 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 3। 3 एक 4 आ जाएगा। तो 4 3 12। 12 भी एक सम संख्या है। इसका मतलब बच्चों बी प्लस 1 क्या है? सम है, ठीक है। आप इसी प्रकार सभी की पहचान कर सकते हैं और लास्ट में आप लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसे आप लिख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। ए स्क्वायर कॉमा सम संख्या ना, ए स्क्वायर विषम है, ये भी विषम है। ए गुणे बी सम है, तो ए गुणे बी कॉमा ए प्लस 1 कॉमा बी प्लस 1, ये सब क्या है? ये सब एक सम है। क्या बच्चों? जो सवाल में कह रहा था ये सब क्या हैं? सम होंगे। क्या होंगे बच्चों? सम संख्या होंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है धन पूर्णांकों के किन गुणनखंडों के अंतर्गत निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो बच्चों सवाल को आप नोट कर लो। आइए बच्चों ए नंबर सवाल 14 का ए नंबर सवाल हम नोट कर लेते हैं। तो क्या होगा? 8, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला नंबर जो है ए नंबर सवाल है। ये सत्य है या असत्य है, ये हमें बताना है। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, फिर पता चल जाएगा सत्य है या असत्य है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, इसको देखते हैं सही है या नहीं है। तो हम इसको कर क्या सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यह देखा जाए तो सही नियम है, क्योंकि आपने एक पढ़ा था एक नियम ए गुणे बी प्लस सी। अब इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ए गुणे बी होगा और ए गुणे सी होगा। इसे बोलते हैं कौन सा नियम? योग पर गुणा के वितरण नियम। पर यह सत्य है तो क्या लिखोगे? यह योग के या योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। क्या बच्चों? यह सत्य है, क्योंकि ये जो नियम है ये गुणे का एक नियम होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आइए हम बी नंबर सवाल देखते हैं। क्या है बी नंबर सवाल? 3 प्लस 5 प्लस 9, मतलब 5 प्लस 9, 3 प्लस 5 प्लस 9। तो बच्चों इस नियम को आइए देखते हैं। जैसे इसमें एक नियम लगा है ए और बी प्लस सी, तो इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी और सी को किनारे कर सकते हैं। तो लिखोगे यह योग का कौन सा बेटा? योग के सहचर नियम है। सहचर्य नियम पर सत्य है बेटा, ये भी एक सत्य बात है, ठीक है। कभी भी बेटा ये फार्मूला आ जाए तो इसे ये भी एक सत्य फार्मूला है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है बच्चों? 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। तो बच्चों इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है।
तो आइए इसमें लिख देते हैं। जैसे कोई मेरे पास a गुणे v है तो आप इसे v गुणे a भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यह गुणन के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। तो क्या लिखेंगे आप, यह गुणन के क्रम विनिमय के नियम पर सत्य है, नियम पर सत्य है। ठीक है। उसके बाद हमारा डी नंबर, आइए सवाल को देखते हैं। डी नंबर क्या है, जैसे 3 गुणे 5 a गुणे 5 और a का मान दिया है हमें कितना, 3। तो क्या यह सत्य है कि नहीं, आइए हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। 3 गुणे 5, अब लिख देंगे 3 गुणे 5, एकदम सत्य है बेटा, देखिए सेम लग रहा है। तो क्या लिखोगे, यह कथन ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, यह कथन निरसन, ठीक, निरसन नियम के अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत सत्य है। तो बच्चों सभी कथन सत्य है, इसे बोलते हैं निरसन नियम। ठीक है। और ये जो नियम होता है a गुणे v और v गुणे a, यह गुणनखंड के क्रम विनिमय नियम होता है। यह जो ये ब्रैकेट होता है बेटा, इसको आप इनके बीच भी लगा सकते हैं। यह योग के सहचर नियम होता है। बाकी ये जो नियम होता है बेटा गुणा करने वाला, यह योग पर गुणा के वितरण नियम होते हैं। इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। तो उसके लिए बच्चों में एक स्केल चाहिए। स्केल में एक संख्या रेखा हम बनाएंगे। ठीक है। इस संख्या रेखा में सबके नाम लिखेंगे। जैसे -5, ठीक है, -4, ठीक बच्चों, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों हम आपको बता दें, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम जो 2 है इसको हम a मान ले रहे हैं, a पॉइंट, इसको हम b मान ले रहे हैं। o को आप 0 है तो इसे आप o मान सकते हो। इधर प्लस वाले को हम p q r s मान सकते हैं या a b c d से ही लिख सकते हैं। तो 1 जो हमारा p मान लिया और 2 जो हमारा q हो गया और 5 जो हमारा वो r आ गया, o p q r। ऐसे ये संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गए। ठीक बच्चों, इसे आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर चाहें। ठीक है, ये संख्या रेखा हो चुका है, नोट कर लो बच्चों। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बच्चों इसके एक्सरसाइज 1B के साथ। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।